हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। दोस्तों, बहुत ही रिसेंटली ये न्यूज़ देखने को मिल रहे थे। एक न्यूज़ में ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर ने दक्षिण भारत में एक टेम्पल विजिट किया। खैर, आप देखते होंगे कि करंट अफेयर्स के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री है या हमारे जो डिग्निटरीज होते हैं वो बहुत सारे आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल प्लेसेस में विजिट करते रहते हैं। उसके कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। यूपीएससी ने इसके ऊपर से सवाल भी पूछे हुए, राइट। जैसे एक बार सोमनाथ टेम्पल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था और वहां पे एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया था। तो उसके ऊपर से यूपीएससी ने बैकवर्ड लिंकेजेस लगा के सोमनाथ के ऊपर सवाल पूछा था। कुछ उसी प्रकार की अभी डिस्कशन चल रही है। एक और टेम्पल जो दक्षिण भारत के अंदर है, गंगाई कोंडा चोलापुरम, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया। अच्छा, विजिट तो कर दिया। विजिट करने के बाद उसके ऊपर चर्चा भी हुई। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली दो लाइनें या वेलसी की वहां पे जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे उसमें यह बताने की कोशिश की कि भाई देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो दक्षिण भारत में जाते हैं। आज के गंगाईकोंडा चोलापुरम तमिलनाडु के अंदर, वहां पे उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि वो चोला किंग राजेंद्र और राजा राजा जिनकी मूर्तियां बनाएंगे। सर ठीक है, मतलब स्टैच्यू लगाए जाएंगे। साथों के साथों प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि मैग्ना कार्टा से पहले, मतलब लॉन्ग बिफोर मैग्ना कार्टा, चोलास हैड अ बैलेट पॉट सिस्टम। ये क्या एंशियंट वोटिंग सिस्टम है जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको हाईलाइट किया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपको एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर से इसमें से सवाल बनने की शक्यता है। आपको इसी के अंदर से अगर आप देखोगे तो कल्चर के ऊपर से भी सवाल आ सकता है। और दूसरी, आपको एक कंपैरिजन भी हो जाना चाहिए कि ये जो मैग्ना कार्टा और साथों के साथों अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि भाई चोला की जो वोटिंग सिस्टम है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे अबाउट द गंगाईकोंडा चोलापुरम, अबाउट दी डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन ऑफ द चोलास। चोलास को क्यों कहते हैं कि दे वर द टॉर्च बेरर्स ऑफ द एंशियंट डेमोक्रेटिक कल्चरल प्रैक्टिसेस इन एंशियंट इंडिया, है ना, कि सांस्कृतिक रूप से चोलास को क्यों इस तरह से कहा गया है। उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे जाने से पहले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है तो अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है 3 डेज ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, 3 डेज ट्रायल का मतलब यह है कि आप 3 दिनों तक, है ना, अन अकेडमी के कोई भी क्लासेस जो पेड क्लासेस है हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर आते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज एंड बैचेस आपको यहाँ पे हैंडआउट, यानी कि अगर आपको मटेरियल डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज, मेंस, प्रीलिम्स की सब कुछ कवरेज है। ये 3 दिन तक अवेलेबल है। 1 से लेके 3 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले ऑलरेडी ये ऑफर का लाभ उठा दिया है तो आप जो पहला फोन नंबर यूज किया था उसमें नहीं चलेगा, बट आप ऑल्टरनेटिव इसका उपयोग कर सकते हैं। 3 अगस्त से पहले आपको एनरोल करना है। यू आर सपोज टू एनरोल बिफोर 3 अगस्त। ये 3 डेज का फ्री ट्रायल आपको देखने को मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको फ्री है। यानी कि पूरी की पूरी हमारे पेड क्लासेस आप सबके लिए ओपन किए गए हैं। तो इसका जरूर से लाभ उठाइए, जिसमें आपको लेक्चर्स, पीडीएफ, पीपीटी, मॉक टेस्ट, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट हमारी नई बैचेस जो शुरू हो रही है वो भी आप इसके अंदर अटेंड कर सकते हैं, और मेरा नए कोर्सेस है वो भी इसका पार्ट है। तो जरूर से लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक पूरी की पूरी इसकी डिटेल में मिल जाएगी। अगर आपसे कोड पूछा जा रहा है तो आप ये कोड का उपयोग कर सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं PN लाइव। जी हाँ दोस्तों, ये कोड का यूज करिएगा फॉर ज्वाइनिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी अगर आपको कोई होगी। और सीधा सीधा आप ये QR कोड को स्कैन करके हमारी प्रोफाइल पे आ जाइए और अपनी ये हमारी अनअकैडमी की ऑफर है इसका लाभ उठाइए। खैर, मुद्दे के बात के ऊपर आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों ये कहा है और प्राइम मिनिस्टर की कहानी किस तरह से चलती रहती है, राइट। ओके, तो देखिए, दो पार्ट्स के अंदर इस सेशन को अपन डिवाइड करेंगे। पहला तो गंगाईकोंडा चोलापुरम के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। राजा राजा कौन हुआ करते थे, राजेंद्र कौन हुआ करते थे, उनकी कहानी, सर ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड लिंकेज से सवाल आते रहते हैं। दूसरा, ये मैग्ना कार्टा क्या है सर, ओके, और चोला की जो बैलेट पॉट सिस्टम है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री को लेके, वो भी देखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो देखिए, पीछे अगर आप मेरे देख ही रहे होंगे कि एक फोटोग्राफ आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर गंगाईकोंडा चोलापुरम नाम की जो जगह है, टेम्पल है, वहां पे वो गए होते हैं सर, ठीक है। अब मजे की बात आपको यहां से ये क्लियर हो जानी चाहिए कि पीएम क्यों गए थे एंड व्हाट डज दैट सिग्निफाइज, है ना, ये क्या दर्शाता है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स अराउंड। आई विल जस्ट चेंज द टॉपिक एज वेल, मतलब इसको पेन को अपन बदल देते हैं सो दैट आपको देखने में सरलता रहेगी। खैर, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि बनने की शक्यता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ और 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड अराउंड।
ओके, एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला तो गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल कहाँ पे आया है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए सर, ठीक है। तो देखिए गंगाईकोंडा चोलापुरम, वी विल सी कि एक पूरा का पूरा टाउन है जो गंगाईकोंडा मतलब गंगा के ऊपर विक्ट्री हासिल करने के बाद राजा राजेंद्र जो हुआ करते थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। राजेंद्र कब थे सर? 1014 से लेके 1044 सीई के बीच में। तो तकरीबन तकरीबन 1014 से लेके 1044 सीई के बीच में चोला डायनेस्टी में राजा राजेंद्र हुआ करते थे। ये राजा राजा के बेटे हुआ करते थे और राजेंद्र ने ये टेम्पल बनाया था। पीएम क्यों गए थे? क्योंकि इसके 1000 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं सर, ठीक है। तो हर साल ये टेम्पल के प्रीमाइसिस में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है अदादी थ्रू वथिराई फेस्टिवल सर, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है, ये फेस्टिवल बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये राजा की हिस्ट्री को कोमोमोरेट करता है और साथों के साथ तो तमिलनाडु में जो नैनारों का भक्ति मूवमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं लिंक अप करता है। अब नैनार क्यों आए? तो अर्ली भक्ति मूवमेंट में आप सबको पता होगा कि नैनार करके एक संप्रदाय हुआ करता था, उसके साथ भी एक और रिलेट करते हैं, राइट। तो और इसी में ही पीएम ने एक आइडेंटिफिकेशन किया था कि भाई देखो चोलास के पास बैलेट पॉट्स हुआ करते थे, ये बैलेट पॉट्स के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण हुआ था, उसको कुडावोलाई सिस्टम के रूप में भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुडावोलाई सिस्टम। आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस कुडावोलाई सिस्टम ऑफ द चोलास, और ये हिस्ट्री में कहाँ पे आपको देखने को मिलते रहते हैं सर, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत इंपीरियल चोलास के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द इंपीरियल चोलास फर्स्ट, उसके बाद थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग जब इंपीरियल चोलास के बारे में देखने की कोशिश करते हैं तो इंपीरियल चोलास कौन हुआ करते थे, राइट सर, ठीक है। तो इंपीरियल चोलास एक ऐसी डायनेस्टी आपको मिल जाएगी जो तकरीबन तकरीबन 10th सेंचुरी के आसपास उद्भव उद्भव मतलब वो प्रोमिनेंस के ऊपर आए सर, ठीक है। इंपीरियल चोलास क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो संगम एज के अंदर भी हमें पता चलता है कि चोलास, चेरास और पांड्यास करके डायनेस्टी हुआ करती थी। तो ये जो संगम एज के अंदर जो चोलास हुआ करते थे वो छोटे राजा के रूप में थे, मतलब उनका साम्राज्य नहीं बन के आया था। बट बाय द 10th सेंचुरी है ना, 890 के आसपास हमें देखने को मिलता है कि एक राजा था जिसका नाम था आदित्य। ये आदित्य ने अपने ही ओवरलॉर्ड पल्लवों को डिफीट कर दिया। पल्लवों का राजा हुआ करता था अपराजित, उसको डिफीट करके चोलास बड़े प्रोमिनेंस के ऊपर आते हैं। ये इंपीरियल चोलास के फाउंडर के रूप में विजयालय करके एक राजा है, उनकी आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। अब गंगाईकोंडा चोलापुरम तो बहुत बाद में बन के आया है क्योंकि विजयालय आया, विजयालय के बाद फिर आदित्य आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे परंटक वन जैसे राजा आपको देखने को मिलेंगे। ये परंटक वन ही थे जिन्होंने एक इंस्क्रिप्शन इश्यू किया था। कौन सा इंस्क्रिप्शन इश्यू किया था? उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन किया था। कौन सा इंस्क्रिप्शन? उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन। ये उत्तरामेरुर बेसिकली एक विलेज है, वहां पे एक टेंपल की वॉल के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन इशू किया गया था। ये इंस्क्रिप्शंस में इन्होंने पूरा का पूरा क्राइटेरिया दिया था कि भाई हमारे जो चोला विलेजेस है, ये विलेजेस को कैसे गवर्न करना है, कैसी कमिटीज फॉर्म होती है और कैसे गांवों के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था चलती रहती है, राइट। ओके, ये परंटक जैसे राजा आपको देखने को मिलते हैं, परंटक 1, परंटक 2 जैसे राजा आपको देखने को मिलते हैं। और परंटक 1, 2 के बाद प्रोमिनेंटली आपको हमारे लिए इंपॉर्टेंट राजा देखने को मिलते हैं। एक है राजा राजा। कौन से है? राजा राजा। राजा राजा 1 की कहानी आपको देखने को मिलती है जो 985 सीई से शासन करना शुरू करता है और 1014 सीई तक शासन करते हैं। 985 से लेकर 1014, ये फैक्ट्स याद रखेगा। और दूसरे उनके बेटे आए राजेंद्र सर, ठीक है ना, राजेंद्र। राजेंद्र वी विल सी कि 1014 में सत्ता के ऊपर आए और 1044 सीई तक उनका पूरा का पूरा शासन रहेगा। तो इस तरह से राजा राजा राजेंद्र तक आते आते ये इंपीरियल बन गए। इंपीरियल बनने का मतलब ये है कि इन्होंने साम्राज्य बनाया। कितना बड़ा साम्राज्य बनाया कि आज का जो दक्षिण भारत आपको देखने को मिल रहा है वहां पे इन्होंने अपना दबदबा बना दिया, राइट सर, ठीक है। एंड वी विल सी कि पहले लोकल जो रीजनल डायनेस्टीज थी इनको एक एक करके इन्होंने खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब है कि वहां पे इनका साम्राज्य बना और फिर ग्रेजुअली ये लोग आज के दक्षिण भारत से लेके कर्नाटका तक गए, महाराष्ट्र तक जाने की कोशिश करेंगे, उड़ीसा से लेके बंगाल तक जाते हैं और बंगाल में खास करके पाल डायनेस्टी थी उनको ये डिफीट करेंगे सर, ठीक है। तो बड़ी लंबी कहानी है, आप हमारे कभी क्लासेस के ऊपर आइएगा, बट दे वर द वंस हु डिफीटेड द पालाज एज वेल सर, ठीक है। तो ये जो गंगाईकोंडा चोलापुरम जो टेंपल है ना, ये पालो को और नॉर्थ इंडिया में राजा ने विक्ट्री हासिल करने के बाद बनाया था सर। ये क्यों? क्योंकि देखिए नाम ही है गंगाईकोंडा, मतलब गंगा के ऊपर जीत हासिल की है सर, ठीक है। सो द टर्म इटसेल्फ आइडेंटिफाइज गंगाईकोंडा।
यानी कि गंगा नदी के ऊपर सर, ठीक है, विक्ट्री हासिल करने के लिए उसने जो अपना ऑब्जेक्टिव लिया था वो फुलफिल किया है। क्यों? क्योंकि चोला राजा यहाँ दक्षिण भारत से गए सर, ठीक है, तो उनका कैपिटल था तांजोर। कौन सा था कैपिटल? था तांजोर। तांजोर से जाते 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 दे विल बी गोइंग ऑल द वे अप टिल टू बंग। बंग का मतलब होता है वंग, आज का बंगाल। वहां से ये लोग और नॉर्थ की तरफ गए हैं और वहां से गेंजिस का पानी यानी कि गंगा नदी का पानी लेके आए और इन्होंने अपने एक टेम्पल के अंदर कुंड बनाया था, एक जल क्या कह सकते हैं कि एक जल स्थल बनाया था, एक एक विक्ट्री मेमोरेशन कोमेमोरेशन के लिए ये पूरा का पूरा इन्होंने निर्माण किया है। तो ये मॉन्यूमेंट है, ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ठीक है। तो राजेंद्र करके जो राजा थे उनके द्वारा बनता है। राजेंद्र 1014 से लेके 1044 तक शासन करते हैं। ये टेम्पल शिवजी को डेडिकेटेड था। क्यों? क्योंकि चोलास जो थे दे वर द सपोर्टर्स ऑफ द शिवा सर, मतलब वो नैनार करके एक भक्ति संत हुआ करते थे तमिलनाडु के अंदर ही। तमिलनाडु में भक्ति में दो संप्रदाय निकल के आए थे, एक तो थे अलवर्स और दूसरे थे नैनार्स, राइट। तो ये जो नैनार करके जो संप्रदाय थे उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे और नैनार बेसिकली शैवाइट थे। पल्लवों के कार्यकाल में अगर आपको याद होगा तो अलवर और नैनार दोनों का उद्भव था। अलवर जो थे वो वैष्णवाइट आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। तो इस तरह से पाल राजाओं को इन्होंने डिफीट किया। वो अराउंड 1020 1030 के बीच का ये टाइम पीरियड है और डिफीट करने के बाद इन्होंने ये पूरी की पूरी गेंजिस नदी के विक्ट्री के कंटेक्स्ट में ये चीज बनाई है सर, ठीक है। सो इस तरह से वी विल सी कि एक वाटर बॉडी बनाई जाती है। वाटर बॉडी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इस पीरियड में बनना शुरू हो गया था, राइट, ओके। तो चोलास की कंट्रीब्यूशन ये है कि दे वर दी वंस हु वर सीन एज अ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटरी टू द द्रविड़ आर्किटेक्चर। तो बिकॉज चोलास ने ये जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया है तो उसमें एक वाटर बॉडी की इंपॉर्टेंस होती है। आप सबको पता ही होगा कि जो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल है, जो उत्तर भारत में मंदिर बनते थे, उसमें वाटर बॉडी यानी कि जलकुंड की आवश्यकता नहीं होगी। पर दक्षिण भारत का जो स्थापत्य है, खास करके वास्तुशिल्पी कला के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, दैट इज द आर्किटेक्चर अराउंड सर, ठीक है, तो उसमें आपको एक जल कुंड यानी कि एक जलाशय की इंपॉर्टेंस मिलेगी। प्योरिफिकेशन पर्पस से, रिचुअल पर्पस के कारण भी आपको मिलता रहता है सर, ठीक है। तो वो वाटर बॉडी को नाम लिखाया गया था गंगा जलामयम सर, है ना, गंगा जलामयम जय स्तंभम। जय स्तंभम क्यों? क्योंकि ये विक्ट्री पिलर है। जय स्तंभ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री पिलर सर, ठीक है, कि भाई देखो मैंने एक वाटर बॉडी को विक्ट्री पिलर के रूप में स्थापित किया है और टू कोमोमरेट द विक्ट्री ओवर नॉर्थ इंडिया, टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ सर, है ना, समझे। तो ये इस तरह से इन्होंने अपनी अचीवमेंट को हाईलाइट करने की कोशिश की है। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। और इसी के बेसिस के ऊपर से इन्होंने नाम दिया अपने आप को गंगाईकोंडा। एक्चुअली ये टाइटल दिया था सर, किसने लिया था? राजेंद्र ने टाइटल दिया था। राजेंद्र बड़े स्कॉलर राजा के रूप में आपको देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत हाईलाइट होगी तो राजेंद्र अपने आप को पंडित चोला के रूप में कहते थे। पंडित चोला क्यों कहते थे? क्योंकि वी विल सी कि ये बहुत ही स्कॉलर थे और ये स्कॉलर थे तो इन्होंने अपनी स्कॉलस्टिक आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए टाइटल दिया था कि मैं पंडित चोला हूं, मैं स्कॉलर हूं इतना बड़ा, तो मुझे पंडित चोला का टाइटल भी मिलना चाहिए। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो इस तरह से राजेंद्र की कहानी आगे चली सर, है ना। ये राजेंद्र ने, हमें ये पता चलता है कि गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया। अब देखिए सवाल ये आता है कि ये टेम्पल की डिजाइन ऐसी क्यों है सर, ठीक है। हाउ एंड व्हाई डिड दिस टेम्पल वाज मेड इन सच अ वे सर, ठीक है। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली राजेंद्र जो है, ये जो टेम्पल अगर आप देखोगे द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल है, ये रेप्लिका है। अब आप पूछोगे रेप्लिका का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। तो देखिए ये टेम्पल को ऑलमोस्ट पहले भी बनाया गया था तांजोर नाम की जगह पे। तांजोर कहाँ पे आया है? तमिलनाडु के अंदर ही है, मैंने आपको बताने की कोशिश की। और ये तांजोर मूलतः से अगर आप देखोगे तो चोलास का ओरिजिनल कैपिटल हुआ करता था सर, ठीक है। सो द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द चोलास वाज एक्चुअल में तांजोर, वो तांजोर हुआ करता था। बट इसको अपनी आइडेंटिटी बनानी थी राजेंद्र को कि भाई देखो, और तांजोर में एक टेम्पल राजा के द्वारा पहले से ही बना दिया गया था जिसका नाम था बृहदेश्वर सर, ठीक है ना। इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। राजा राजेश्वर टेम्पल इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये राजा करके जो टेम्पल है, या राजा करके जो उसका फादर हुआ करता था, और उसके द्वारा ये बनता है, राजा वन के द्वारा सर, ठीक है। अब आप देखोगे तो राजेंद्र वांटेड टू मेक श्योर अराउंड कि भाई वो अपने
जो एक तरह से अगर आप देखने की कोशिश करिए कि अपने फादर को रेप्लिकेट करना चाहता था, ही वांटेड टू रेप्लिकेट हिज फादर अराउंड, और फादर को रेप्लिकेट करने के लिए उसने ये प्लान किया कि भाई मैं सेम टेम्पल बनाऊंगा सर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये टेम्पल की आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलती रहेगी, यू विल फाइंड क्वाइट ऑफ सिमिलैरिटीज। दोनों शिव जी को डेडिकेटेड है, हाँ ऑब्वियस है। दोनों के आगे आपको नंदी जी देखने को मिल जाएंगे, दोनों द्रविड़ आर्किटेक्चर के रूप में मिलते हैं, वाटर बॉडी की आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। बट ये टेम्पल्स के बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप देखने की कोशिश करोगे द्रविड़ आर्किटेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं विमान सर, ठीक है। क्या कहते हैं? विमान सर, ठीक है। विमान क्या होता है? टेम्पल का टॉप पोर्शन आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। ये आपको टावरी लाइक दिखाता है और ये आपको थोड़ा कर्विलिनियर विमान देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। विमान या इसको शिखर के रूप में कहते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, राइट सर, ठीक है। आगे मंडप आपको थोड़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलती रहती है, बट ओवरऑल आपको सिमिलर भी है, थोड़े डिफरेंसेस भी है। एक्चुअली राजा वो सोच रहा था कि मैं अपने फादर के द्वारा जो बृहदेश्वर टेम्पल बना है, राजराजेश्वर टेम्पल बनाया है, उससे डबल साइज का, उसकी बड़ी साइज से मैं मॉन्यूमेंट्स को बिल्टअप करूंगा सर, ठीक है। तो इस तरह से गंगाईकोंडा चोलापुरम की स्थापना की कि भाई देखो मैंने गंगा के ऊपर विक्ट्री हासिल की है, अब मैं यहाँ पे एक पहले वाटर बॉडी बनाता हूँ, फिर टेम्पल उन्होंने बनाया, और वी विल सी कि चोलापुरम मतलब एक पूरा का पूरा सेटलमेंट बन गया। देखो पूरम का मतलब क्या होता है सर? ऊर, पूर, नगर सर, ठीक है। दिस आर ऑल द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द सेटलमेंट। सेटलमेंट्स का मतलब है कि लोग रहते थे वहां पे सर, ठीक है। और चोलापुरम क्यों? क्योंकि चोलाओं के द्वारा बसाया गया है, चोलाओं के द्वारा उसको एक डेवलप किया गया साइट्स के रूप में आपको मिलता रहेगा, राइट सर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस आपको यहां से देखने को मिलती रहती है। राजा ने सबसे पहले बृहदेश्वर टेम्पल बनाया तांजोर में या तांजावुर में। ये तांजावुर क्या था? कैपिटल हुआ करता था। किसका कैपिटल हुआ करता था? दिस वाज द कैपिटल ऑफ द इंपीरियल चोलास। राजेंद्र को लगा कि भाई देखो मैं अपने फादर को टक्कर मारूंगा सर, है ना। होता है ना फैमिली के अंदर कंपटीशन होती है कि भाई देखो पापा इतना काम करके गए तो बेटा एक स्टेप उससे आगे जाने की कोशिश करेगा। तो राजा और राजेंद्र के केस में आपको इस तरह की एनालॉजी देखने को मिलती रहती है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि इन्होंने भी इस तरह का टेम्पल बनवाने की कोशिश की, राइट सर, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि भाई ये थिरुवदराई जो फेस्टिवल है, आदि थिरुवदराई फेस्टिवल सर, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती रहेगी और ये क्यों जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। तो देखिए राइट फ्रॉम द इंसेप्शंस ऑफ द वी कैन से दिस टेम्पल, ये जब से ये टेम्पल आपको उभरता हुआ देखने को मिलता रहेगा, तब से ही हमें ये पता चलता रहता है कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होना शुरू हो गया था, आदि थिरुवदराई फेस्टिवल सर, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने बताया ना नैनारों का जो भक्ति मूवमेंट है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नैनार भक्ति मूवमेंट एज वेल सर, ठीक है। तो आदि थिरुवदराई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द नैनार भक्ति सेंट्स एज वेल, क्योंकि नैनारों में 63 राजा आपको देखने को मिलते हैं। इस साल जो राजा या जो राजेंद्र करके जो राजा है सर, ठीक है, ये राजेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी मतलब 1000 ईयर्स की जो कंप्लीशन हो रही है उसके साथ वो फॉल करता है सर, ठीक है। सो आदि इज द नेम ऑफ द मंथ एंड थिरुवदराई अगर आप देखने की कोशिश करोगे एक नक्षत्र है, इट इज लिंक्ड टू लॉर्ड शिवा एंड ऑल्सो बिलीव्ड टू बी द किंग्स बर्थ स्टार, है ना। तो ये जो राजा राजेंद्र है ये राजा राजेंद्र के साथ कोरिलेट करता है इस साल सर, ये कोरिलेट कर रहा है। इसके लिए वी विल सी कि एक रोड शो भी किया गया था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी एक मूर्ति है, वो मूर्ति के ऊपर नए सिल्क के जो कॉस्ट्यूम है वो भी चढ़ाए जा रहे हैं सर, ठीक है। तो हम लोग को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि व्हाट इज दिस आदि थिरुवदराई फेस्टिवल सर, ठीक है। ये तमिल भक्ति सेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है जो वी विल सी की चोलास के द्वारा पेट्रोनाइज किया गया था, और नैनारों में टोटल 63 सेंट्स हुआ करते थे। अप्पार, सबंदरार, सुंदरार जैसे आपको स्कॉलर्स देखने को मिल जाएंगे। इवन वुमेन भक्ति सेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो अगर आपको कराईकाल अमैयार की कहानी अगर आपको थोड़ी बहुत पता होगी सर, ठीक है, तो शी वॉज अ वुमेन भक्ति सेंट, ओके, ऑफ दी चोला नैनार वी कैन से संप्रदाय, और उनकी भी कंट्रीब्यूशन मिलती रहती। इनफैक्ट इनकी एक म्यूजिकल कंपोजिशन थी थेवरम सर, ठीक है, ये भी एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट के रूप में आपको मिलती है। ये पेरिया पुराणम सर, ठीक है ना, समझे, पेरिया पुराणम जैसी टेक्स्ट भी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो इन सब की लेगेसी को भी हाईलाइट किया जाता है इन द चोला एंड द आदि थिरुवदराई फेस्टिवल, जिसमें अब
प्राइम मिनिस्टर भी हमारे गए थे सर, ठीक है। तो ये तो आपकी टेम्पल्स की हिस्ट्री हो गई। चोलास के द्वारा और भी द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स बने हैं सर, ठीक है। तो आपको सैकड़ों जगह के ऊपर टेम्पल्स मिलेंगे। बाय द वे ये दोनों के दोनों टेम्पल जो है, बृहदेश्वर टेम्पल है और गंगाईकोंडा चोलापुरम है, ये दोनों के दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में है सर। तो हमें याद रखना चाहिए कि बोथ ऑफ देम आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। तो एक्चुअली द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है ना, जो चोला के द्वारा टेम्पल्स बने हैं द्रविडियन स्टाइल, उसकी आपको इंपॉर्टेंस मिलती रहेगी। इसके सिवाय और भी जगह है, जैसे कुंभकोणम है, चिदम्बरम टेम्पल है, वहां पे भी चोलास के द्वारा टेम्पल्स बनाए गए हैं। अब देखिए मुद्दे की बात ये आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया सर, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दिया, दूसरा स्टेटमेंट के ऊपर चले जाते हैं। वो ये दिया कि लॉन्ग बिफोर मैग्ना कार्टा सर, ठीक है, चोलास हैड बैलेट पॉट्स, ओके, व्हाट इज दिस एंशिएंट सिस्टम दैट प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट सर, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में ही दिया गया है। अगर आपके पास ये जो अवर पास्ट नाम की बुक्स आपको मिल जाएगी ना सर, अवर पास्ट की आई गेस स्टैंडर्ड 7th या 8th की बुक के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं एनसीईआरटी में, जिसमें ये चोलास की जो सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। इस सिस्टम को इंटरेस्टिंगली मैग्ना कार्टा के कंटेक्स्ट में हाईलाइट किया गया। अब देखिए मैग्ना कार्टा क्या है सर, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा तकरीबन 1200 के बाद, मतलब 1215 के बाद ब्रिटेन के राजा के द्वारा एक डॉक्यूमेंट दिया गया था। ये डॉक्यूमेंट को ऐसा कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इसी मैग्ना कार्टा के कंटेक्स्ट में सर, है ना, इसी मैग्ना कार्टा के कंटेक्स्ट में वी विल कम टू नो कि ये हाईलाइट करके पीएम ने कहा है कि मैग्ना कार्टा तो बहुत 13th सेंचुरी में आया, वो तो चार्टर ऑफ राइट्स के रूप में था। हमारे यहाँ पे चोलास के द्वारा इलेक्शंस होते थे और ये इलेक्शंस में गांवों के अंदर जो कमिटीज हुआ करती थी उसके मेंबरों की अपॉइंटमेंट होती थी विलेज असेंबली के थ्रू सर, ठीक है। इसको वी विल सी कि प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है। तो आपको यूपीएससी यहां से बैकवर्ड लिंकेजेस से सवाल निकाल सकता है। यूपीएससी माइट आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द बैकवर्ड लिंकेजेस, एक एक करके आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ सर, ठीक है। अब देखिए चोलास वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस, ओके ना, फर्स्ट वंस मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बट या दे वर द वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस जिनके कंटेक्स्ट में ये कहा गया है कि इन्होंने विलेज को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देनी शुरू की थी सर, ठीक है। और विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन में चोलास ने 2 प्रकार के विलेजेस की सेटअप की थी सर, ठीक है। तो एक सेटअप था ब्राह्मणों की, मतलब जहां ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा रह रही थी, या ब्रह्मदेया विलेजेस कहते थे, या उसको चतुर्वेदी मंगलम विलेजेस के रूप में कहते थे, या देवदान विलेजेस के रूप में भी आपको मिल जाएंगे, जहां ब्राह्मण सेटलमेंट्स और टेम्पल्स को गिफ्ट कर दिए जाते थे। वहां एक विलेज असेंबली क्रिएट होती थी जिसे कहते थे सभा सर, ठीक है ना, समझे। और ऐसे विलेजेस जो नॉन ब्राह्मण हैं, जो बेसिकली वी विल सी की चोलास के कंटेक्स्ट में स्टेट के अंडर में आते थे, जो ब्राह्मणों को नहीं दिए जाते थे, उनको कहा जाता था ऊर्स, ठीक है। तो ये जो सभा नाम के विलेजेस है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सभा विलेजेस को ऑटोनॉमस दे दिया जाता था। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि राजा ने कहा कि भाई देखो, ये ब्राह्मण समुदाय को या ब्राह्मण कम्युनिटी को सौंप दिया गया है, अब उसमें राजा इंटरफियर नहीं करेगा। अब राजा इंटरफियर नहीं करेगा तो गांव की ज़मीन है, उसमें से जो रेवेन्यू कलेक्शन है, उसकी जो वेलफेयर रखनी है, वो कौन करेगा सर, ठीक है। कोई एक बंदा करेगा या 5, 10, 25 लोग करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो चोला विलेजेस में, जिसे हम लोग ब्रह्मदेव विलेजेस के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है उत्तरामेरूर सर, ठीक है। परंटक 1 करके राजा हुआ करते थे, मैंने आपको बताया चोला डायनेस्टी के अंदर थे 10th सेंचुरी में, उनके द्वारा एक इंस्क्रिप्शन इशू किया था। ये इंस्क्रिप्शंस के अंदर हमें पता चलता है कि ये जो ब्राह्मणों को जो गांव दिया गया है, ब्रह्मदेया विलेजेस कहते हैं, वहां पे एक सभा ऑर्गेनाइज की जाती है। अब आप पूछोगे सभा क्या है सर, ठीक है। तो सभा वाज द विलेज असेंबली। विलेज असेंबली का मतलब है कि गांव के अंदर, जैसे अपन कहते हैं ना पंचायत है आज की तारीख में सर, ठीक है, वैसी उस प्रकार की विलेज असेंबली थी, क्योंकि राजा ने तो दे दिया ब्राह्मणों को, अब ये कैसे चलाना है। तो वहां पे एक कमिटीज बनाई जाती थी अलग अलग, जैसे आप आज की तारीख में पंचायत में चुनाव होते हैं ना, वैसे ही ये कमिटी के अंदर अलग अलग सदस्य हुआ करते थे। दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द विलेज, ओके ना। तो अलग अलग कमिटीज थी। एक कमिटी थी टेम्पल्स का ध्यान रखती थी, एक कमिटी गार्डन्स का ध्यान रखती थी, एक कमिटी अगर आप देखने की कोशिश करोगे इरिगेशन वाटर वर्क्स का काम करेगी, एक कमिटी रेवेन्यू का काम करेगी, साफ सफाई का काम करेगी। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज इन द विलेज। ऑल दिस कमिटी मेंबर्स यूज्ड टू वर्क एंड मेक श्योर अराउंड कि भाई ये लोग विलेज के अंदर में पूरा का पूरा वी कैन से वेलफेयर का काम करवाए और लोगों को जो भी दिक्कत है उसे रूबरू। अब सवाल ये आता है कि इसी को ही डेमोक्रेसी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। कैसे? क्योंकि सवाल ये आता है कि ये कमिटी के अंदर मेंबर्स कौन होंगे, हु वर द मेंबर्स, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। अब सामान्यतः क्योंकि ब्राह्मणों को दे दिया जाता था, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वहां पे
किसी को भी मेंबर बनाया जाएगा, नहीं। मेंबर बनने के लिए आपको एक तरह की आप देखोगे तो क्राइटेरिया फॉलो होते थे। क्राइटेरिया में ये था कि भाई यू शुड नो सर्टेन क्वालिफिकेशन, आपकी एक एज ग्रुप होनी चाहिए, आपको वेद आने चाहिए, आपके ऊपर करप्शन या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगने चाहिए, वहाँ तक की डिटेल थी। और मज़े की बात यह है कि ये जो कमिटी के मेंबर्स से इनका एक प्रकार से इलेक्शन होता था। इलेक्शन का मतलब है लॉटरी सिस्टम आपको देखने को मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति को मेंबर बनना है तो उसकी लॉटरी सिस्टम के थ्रू सर, ठीक है ना, हम लोग कह सकते हैं कि टिकट उठाई जाती थी। अगर उसका नंबर लग गया तो उस साल वो जो व्यक्ति होगा वो कमेटी का सदस्य बन जाएगा, राइट सर, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जैसे एक विलेज है सर, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि एक विलेज को मल्टीपल वार्ड्स में डिवाइड कर देते थे सर, ठीक है ना। सो व्हाट दिस गाइस यूज्ड टू डू इन द चोला पीरियड, मैं आपको यहाँ से थोड़ा व्हाइट बोर्ड से समझाने की कोशिश करूंगा सर, ठीक है, कि एक विलेज है, से फॉर एग्जांपल ये विलेज है सर, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे कि एक विलेज को मल्टीपल वार्ड में डिवाइड कर देंगे सर, ठीक है। जैसे ये वाला वार्ड हो गया सर, ये वार्ड नंबर 1, ये वार्ड नंबर 2, ये वार्ड नंबर 3, ये वार्ड नंबर 4, ये 5, ये 6, है ना, ये 7, 8, 9, इस तरह से मल्टीपल वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्मली विलेजेस के अंदर 30 अलग अलग प्रकार के वार्ड्स हुआ करते थे, बेस्ड ऑन द साइज एंड द सेटलमेंट ऑफ द विलेज, है ना, कि आपका विलेज की साइज कितनी बड़ी छोटी है उस हिसाब से सर, ठीक है। अब जे फॉर एग्जांपल ये वार्ड नंबर 1 है, ये 1 नंबर का वार्ड है सर, ठीक है। ये 1 नंबर के वार्ड के अंदर कौन इसको रिप्रेजेंट करेगा, जो अलग अलग कमिटीज का सदस्य बनेगा, वो विलेज की लैंड कमेटी हो, वाटर कमेटी हो, ये कैसे डिसाइड होगा सर, ठीक है। तो 1 नंबर की वार्ड में से फॉर एग्जांपल वार्ड नंबर 1 के अंदर में वी विल सी कि 4 लोगों ने कंटेस्ट किया, 4 लोग कहेंगे कि भाई मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है। अब एक वार्ड से एक ही बंदा आएगा सर, ठीक है। तो इन 4 लोगों के नाम जो है एक चिट्ठी में लिख दिए जाते थे। अब चोला पीरियड में इनिशियली तो पेपर था नहीं, आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पेपर तो 12th सेंचुरी के बाद इंडिया में यूज प्रॉपरली होना शुरू हुआ। तो ये लोग है ना, पाम लीफ समझ में आता है सर, ठीक है ना, पत्ता जो होता है झाड़ का, उसके ऊपर नाम लिख देते थे सर, ठीक है ना। तो उसके ऊपर 4 लोगों के नाम लिख दिए। ये चारों के नाम जो है पाम लीफ के ऊपर लिखने के बाद एक डब्बे के अंदर डाल दिए। डब्बा मतलब वी कैन से कि एक पॉट होता है छोटा सा, हम लोग कह सकते हैं गढ़ा हो सकता है माटी का, उसमें इन्होंने ये डाल दिया सर, ठीक है ना, ये चिट्ठी डाल दी सर, ओके। फिर गांव के अंदर एक गोलू को बुला दिया जाएगा। गोलू को मतलब समझ में आता है सर, छोटा बच्चा सर, ठीक है ना। ए गोलू इधर आ जा। गोलू को कहा जाएगा कि भाई ये एक काम कर, ये डब्बे में से एक लोग का नाम उठा, किसी का भी, है ना, रैंडमली। अब गोलू को पता नहीं है कौन सी चिट्ठी में किसका नाम है, क्योंकि चिट्ठी को यानी कि वो जो आपका पाम लीफ का पत्ता है उसको तो फोल्ड करके रखा गया है। तो गोलू उनमें से नाम उठाएगा सर, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल दिस इज द डब्बा, ये एक अर्धन पॉट है सर, ठीक है। उसके अंदर से गोलू ने एक चिट्ठी में से नाम उठाया, नाम उठा के उसने आइडेंटिफाई किया, भाई XYZ व्यक्ति को मेंबर बनाया गया है। तो इस तरह से मेंबरशिप की अपॉइंटमेंट होती थी। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती रहती है कि पहले तो एलिजिबिलिटी देखी जाती थी। एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि सब लोगों को कंटेस्ट करने का राइट नहीं था सर, ठीक है। सो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब यह है कि इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दिस कमिटीज अराउंड सर, ओके, तो आपका पहले तो एज ग्रुप होना चाहिए 35 से लेके 70 साल, मतलब 70 साल से अबाउ होंगे तो आप ये गांव की जो विलेज असेंबली की कमेटी है उसका सदस्य नहीं बन सकते सर, ठीक है। फिर कहा गया कि ऑल दोस हु विश टू बिकम द मेंबर ऑफ द सभा शुड बी द ओनर ऑफ द लैंड, यानी कि गांव में आपकी जमीन होनी चाहिए जिसमें से रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। आपके खुद के घर होने चाहिए, यू शुड हैव द ओनरशिप ऑफ योर होम्स इन द विलेज, बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ द वेदास, क्यों, क्योंकि ब्राह्मणों का विलेज था तो ब्रह्मदेया के रूप में इसको कंसीडर किया गया। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, है ना, उनको प्रशासनिक रूप में थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। और ऑनेस्टी सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। देखो आज की तारीख में भी पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर भी यही बात हो रही है। ये जो पंचायत नाम की सीरीज है उसमें भी यही बात हो रही है सर, ठीक है। फिर इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया भी बोले गए। क्या बोले गए कि इफ एनी वन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, मतलब पिछले 3 साल में आप ऑलरेडी कोई कमेटी के सदस्य बन चुके हो, ही कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, मतलब आपका पत्ता साफ हो गया। एक बार मेंबर बन गए 3 साल तक पहले, तो फिर दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा, किसी और को मौका दिया जाएगा उसी वार्ड से रिप्रेजेंट करने के लिए, सो दैट सबका नंबर लगेगा सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड
एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शंस, ओके ना, कि भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपने अकाउंट्स मतलब खर्चा पानी नहीं दिया है, बहुत, अब ट्रांसपेरेंसी कितनी इंपॉर्टेंट थी चोला पीरियड में, आप देखिए ऐसे ही थोड़ी हम लोग कहते हैं कि एंशिएंट डेमोक्रेसी थी, आज की तारीख में भी डेमोक्रेसी में यही तो आवश्यक है कि भाई तुम्हारे पास कितनी माल मिलकत है, तुम चुनाव लड़ने से पहले आज की तारीख में पॉलिटिशियंस को, ये जो भी कंटेस्ट करते हैं उनको इलेक्शन कमीशन कहता है एफिडेविट में बताओ कि भाई तुमने कितना, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, कितनी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तो उस पीरियड में भी ये था। तो देखिए कितने डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेस के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया गया है। क्या लिखा गया है, और भी क्राइटेरिया है। के एन नीलकंठ शास्त्री ने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, उन्होंने उसमें डिटेल में ये बताने की कोशिश की दैट शुड बी नो रिकॉर्ड ऑफ क्राइम और डोमेस्टिक अब्यूज, है ना, आप घर पे मारा काटी कर रहे हो, बीवी बच्चों को परेशान कर रहे हो, नहीं चलेगा सर, ठीक है ना, समझे। देयर शुड बी नो रिकॉर्ड ऑफ क्राइम, आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए। अब देखो गांव में भी उस टाइम पे भी छोटे मोटे अपराध होते होंगे, इसके लिए चोलास के कंटेक्स्ट में ये कहा गया कि देयर शुड बी नो, आज की तारीख में हमको पता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है कि भाई हमारा का पूरा जो राजकीय तंत्र है वो क्रिमिनल, मतलब बहुत सारे आपराधिक बैकग्राउंड से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, संसद तक, विधानसभाओं तक चले जाते हैं सर, ठीक है। तो उसके कंटेक्स्ट में बताने की कोशिश की है। यू शुड नॉट बी अ डेट डिफॉल्टर, मतलब आपने उधार बुधार ले लिया है तो तुमको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। देयर शुड नॉट बी नो अल्कोहलिक्स एज वेल, मतलब आप बाटली बॉय होंगे तो नहीं चलेगा सर, ठीक है ना, समझे। एंड क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द सिटिंग मेंबर्स वर आल्सो डिस्क्वालिफाइड, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके रिश्तेदार मेंबर है और आप भी वहां पे मेंबरशिप करने आओगे तो साठगांठ होने की शक्यता है, नेपोटिज्म होने की शक्यता है। से फॉर एग्जांपल आप वार्ड नंबर 1 में कंटेस्ट कर रहे हो, आपके चाचे का लड़का या आपके फूफे का लड़का जो है वो वार्ड नंबर 2 में कंटेस्ट कर रहा है, राइट और रॉन्ग, है ना, या वो ऑलरेडी सिटिंग मेंबर है सर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सिटिंग मेंबर है, एक कमिटी के अंदर आपका ही रिश्तेदार है सर, ठीक है। आप वार्ड नंबर 1 से कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो होगा क्या कि भाई सेटिंग होने की शक्यता है सर, ठीक है, कि भाई ये दोनों के दोनों तो रिलेटिव्स है। अब ये दोनों रिलेटिव्स है तो ये तो दोनों के दोनों नेपोटिज्म है, फिर ये साठगांठ करेंगे, भ्रष्टाचार होने की शक्यता है ना, गांव के रिसोर्सेज गांव के वेलफेयर के लिए यूज नहीं हो सकते, तो फिर क्या किया जाना चाहिए, तो बोले डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसका भी पूरा प्रावधान था, इसके लिए प्रधानमंत्री ने ये आइडेंटिफाई करके बताया है कि भाई देखिए इसमें सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पहले तो ये लोग देखा करते थे कि भाई हु आर द पीपल हु आर एलिजिबल सर, ठीक है। जैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक हो गया उनके नाम लिखे जाते थे। मैंने आपको बताने की कोशिश की एक स्मॉल टिकट्स के ऊपर जो पाम लीफ के टिकट्स होंगे सर, ठीक है। उसके बाद एक अर्दन पॉट के अंदर डाले जाते थे, मैंने बताया माटी के ऐसा घड़ा होगा या बर्तन होगा, उसके अंदर डब्बे के अंदर डाल दिए जाएंगे, फ्रॉम विच यंग बॉय वाज आस्क्ड टू ड्रॉ द टिकट, है ना। एक छोटे गोलू को बुला दिया जाएगा, ए गोलिया इधर आ जा, चल ये उठा इसमें से एक चिट्ठी सर, ठीक है। अब गोलू को लगे मैं लॉटरी की चिट्ठी उठा रहा हूँ सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। और ये पूरा का पूरा पब्लिक व्यू में प्रोसेस होता था, ऐसा नहीं कि किसी का छुपे छुपे से किसी का नाम उठा दिया, किसी और का नाम बोल दिया, नाम नहीं, यहाँ पब्लिक में सर, है ना, पूरी की पूरी पंचायत में जो विलेज की असेंबली में लोग आए होंगे आजू बाजू में सर, ठीक है ना। फिर वो गोलू को चबूतरे पे बुलाया जाएगा गांव के अंदर की भाई बेटा चल बता दे तू क्या सही है क्या गलत है सर, ठीक है। तो इस प्रकार के सिस्टम आपको देखने को मिलती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंबरशिप क्राइटेरिया थी सर, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है, इट वॉज नॉट ईजी टू बिकम मेंबर सर, ओके। और इससे फर्क पड़ा है, डेफिनेटली फर्क पड़ा है। फर्क इस तरह से आपको देखने को मिलता रहता है कि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ we can say exercises done by the cholas around, okay, yeah, the village autonomy, village panchayat bodies, institutions, okay, this has created more and more of transparency and it's a benchmark, okay। तो आप जब हिस्ट्री में ऐसे के बारे में आप लिखोगे या एथिक्स में आप इसको जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में, और हिस्ट्री में उत्तरामेरू इंस्क्रिप्शन किसने इश्यू किया है वो तो आपको पूछा ही जा सकता है परंटक 1 के कंटेक्स्ट में। तो ये दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम सर, ठीक है। तो इंपीरियल चोलास के कंटेक्स्ट में याद रखना कि उत्तरामेरू इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा तो ब्रिटेन का है और ये चार्टर ऑफ राइट्स देता है सर, ठीक है ना। वेरेस ये पूरी की पूरी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को क्रिएट करवा रहा है, राइट। अब ये इवोल्यूशनरी था, इसके अंदर फिर जैसे जैसे समय का पहिया आगे गया वैसे वैसे ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो गए। यहां देखोगे तो एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल आपको देखने को मिलता रहेगा उभरता हुआ सर, ठीक है। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल था ये सिग्निफिकेंट था विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री, क्यों, क्योंकि इस मॉडल के माध्यम से भारत के अंदर हम कहते हैं कि पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई थी। तो इसी को ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉड किया है, बहुत ही हाईलाइट उनको किया है और बताने
बताने की कोशिश की है कि भी देखो इसकी इंपॉर्टेंस थी सर, ठीक है। तो ओवरऑल चोलास के कंटेक्स्ट में ये जो टेम्पल है उसमें से आपको सवाल आ सकता है, दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस अराउंड। दूसरी कहानी चोलास के कंटेक्स्ट में आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, वो है कि व्हाट इज द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द चोलास। ओके, तो देखिए द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया, कहाँ पे बनाया, तांजोर के अंदर बनाया, तांजावुर सर, ठीक है। त्रिची तिरुचिरापल्ली जिसे हम लोग कहते हैं वहां पे आपको टेम्पल्स मिलते हैं, गंगाईकोंडा चोलापुरम सर, ठीक है। ये सब जगहों के अंदर आपको बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। चिदम्बरम जैसी जगह आपको देखने को मिल जाती है तमिलनाडु के अंदर ही, वहां पे भी चोला के द्वारा द्रविड़ टेम्पल्स की शुरुआत हुई है। द्रविड़ टेम्पल्स की खासियत ये होती है कि एक वाटर बॉडी मिलेगी आपको, मंडप मिलेगी, गोपुरम मेन तो सर, ठीक है ना। चोलास वर द वंस जिन्होंने गोपुरम बनाए, बड़े बड़े गेटवेज बनाए हैं सर, ठीक है। ऐसे गेटवेज बनाए हैं जो सामान्यतः कोई भी आर्किटेक्चर के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। सो द चोलास वर वंस हु बिल्ट अप ग्रेट बिग बिग गेटवेज, ओके, जिसके कंटेक्स्ट में उनके आर्किटेक्चर की खासियत आपको देखने को मिलती है। इन्हीं के ही कार्यकाल के अंदर वी विल सी कि तमिल लिटरेचर, तमिल भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। कंबन जैसे लोग, ऑथर्स आपको निकलते हैं जो बाद में रामायण का ट्रांसलेशन भी करने की कोशिश करेंगे। चोलास को याद रखा जाता है ब्रॉन्ज कल्चर के लिए, आप सबको पता होगा नटराज जो है वो तांडव, वी विल सी कि उनकी जो प्रतिमाएं है ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, वो भी चोलास में ही बनती है। कुंभकोणम जैसी जगह आपको देखने को मिलती है, कुंभकोणम मैं लिख देता हूँ सर, ठीक है। कुंभकोणम जैसी जगह आपको देखने को मिलेगी जहां चोलास के द्वारा स्कल्पचर को और लॉस्ट वैक्स ब्रॉन्ज टेक्निक से स्कल्पचर बनाए गए। म्यूजिक एंड डांस के कंटेक्स्ट में देखिए कार्नाटिक म्यूजिक और खास करके भरतनाट्यम जैसे, है ना, भरतनाट्यम जैसे क्लासिकल डांसेस को भी कहीं ना कहीं टेम्पल के प्रीमाइसेस में प्रमोट करने का काम भी चोलास के द्वारा ही होता है। और खासियत यह है चोलास वर द वंस जो एम्पायर बिल्डर्स हुआ करते थे। कितने बड़े एम्पायर बिल्डर्स थे, तो आज का जो दक्षिण पूर्वीय एशिया आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है, ऑल द वे अप टिल मॉलडीव्स, मॉलडीव से लेके श्रीलंका, श्रीलंका से लेके पेगू यानी कि बर्मा, मैंने बताया बंगाल, पूरा का पूरा दक्षिण भारत और आज का दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि आज के इंडोनेशिया वाले प्रदेश में भी इनका दबदबा था सर, ठीक है। यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था शैलेंद्र डायनेस्टी। ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी है उनके साथ इनके पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये शैलेंद्र डायनेस्टी की चोलास के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई, क्यों, क्योंकि चोलास वर द वंस जिन्होंने प्राचीन भारत में ब्लू वाटर नेवी बनाई थी। ब्लू वाटर नेवी का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसी नेवी जो फार ऑफ रीजन्स में जाए और डोमिनेट करे इंडियन ओशन से लेके बे ऑफ बंगाल को सर, ठीक है, क्योंकि मॉलडीव्स तक इन्होंने कैप्चर करके रखा था, पूरा श्रीलंका इनके अंडर में आया करता था, राइट, ओके। और इसी में ही आपको देखने को मिलता है राजा ने तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे। ये शैलेंद्र डायनेस्टी श्री विजय एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। श्री विजय वाज अ एम्पायर दैट वाज रूलिंग इन द साउथ ईस्ट एशिया और वहां पे एक डायनेस्टी थी शैलेंद्र, उनके साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। बाद में राजेंद्र तक कंप्लेन आई, कंप्लेन क्या आई कि भाई ये जो चोला व्यापारी लोग थे जो यहाँ से व्यापार करते थे डेली और उनका आना जाना यहाँ पे हुआ करता था, उनको यहाँ के स्थानिक राजाओं ने परेशान किया था, उनके व्यापारियों ने परेशान किया था। तो राजेंद्र ने कहा कि आता माजी सटकली मैं इनकी सर्विस करूंगा सर, ठीक है। तो आज का आपको अगर आप यहाँ से जाने की कोशिश करोगे ना, जस्ट अ सेकंड हम लोग थोड़ा इसको रब कर देते हैं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी सर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से निकलोगे नागापट्टनम से, नागापट्टनम वाज अ पोर्ट जो यहाँ से मलक्का से होते हुए सर, ठीक है, तो स्टेट ऑफ मलक्का में राइट साइड आपको केदा करके एक जगह देखने को मिलती है, उसको कदरम कहते हैं। वहां पे चोलास ने अपनी सेना भेजी और उसके बाद इनको डिफीट किया था। ये कदरम या केदा कहते हैं जिसको राजेंद्र ने जीत लिया था। जीतने का मतलब है कि वहां पे अपनी सेना भेज दी थी और अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया था। राजेंद्र ने बाद में अपने आप को टाइटल भी दिया था कदरम कोंडा। कदरम कोंडा क्यों, क्योंकि ये जो जगह थी वी विल सी कि मैंने बताया कि केदा या कदरम, है ना, वहां पे चोलास का फ्लैग, उनका दबदबा एस्टैब्लिश हो गया था, इतने पावरफुल ये हुआ करते थे। तो इस तरह से चोलास ने एक लेगेसी एस्टैब्लिश की थी और ये तकरीबन तकरीबन 1200 के बाद 13 सेंचुरी के ट्रांजिशन में डिक्लाइन में गए। इनका डिक्लाइन के बाद फिर होयसाल डायनेस्टी का उदय हुआ। काकटियास आंध्र प्रदेश वाले रीजन में प्रोमिनेंस के ऊपर आए। पांड्यास जो चोलास ने इनको सबड्यू कर, मतलब चोलास ने पांड्यास को सबड्यू कर दिया था, उनका फिर से डेवलपमेंट होगा। पर नागापट्टनम जैसी जगह में इन्होंने शैलेंद्र डायनेस्टी को अलाउ भी किया था, ये बड़े लिबरल भी थे, ऐसा भी नहीं था। इन्होंने बौद्ध विहार की स्थापना की थी। बौद्ध विहार का मतलब ये है कि आज का नागापट्टनम, वो भी उस टाइम पे भी पोर्ट हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी एंशिएंट पोर्ट ऑफ दैट टाइम, पट्टिनम कहते हैं उसको। वो जो नागापट्टनम वाली जगह है वहां पे एक बड़ा एंशिएंट पोर्ट था। वहां पे भी ये चोलास ने हमें ये देखने को मिलेगा कि एक बौद्ध
मोनेस्ट्री की भी स्थापना करवाई थी, जो शैलेंद्र डायनेस्टी, क्योंकि ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, द शैलेंद्रस वर अ बुद्धिस्ट डायनेस्टी, तो उनकी दरखास्त के ऊपर ये अलाउ किया गया था। तो ये भी पूरी कहानियां हैं, आप कभी आएगा हमारे क्लासेस के अंदर, बहुत मजा आएगी। इंपीरियल चोलास के ऊपर आपको यूपीएससी ने मेंस के अंदर सवाल भी पूछा था इस बार ही सर, आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में ही, कि दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखने की कोशिश करिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में आपको पूछा गया है। 2024 की मुख्य परीक्षा में ये सवाल यूपीएससी के द्वारा आया था। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यहां से आपको पूछा जा सकता है। बाय द वे, इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी सवाल आ चुका है सर, ठीक है ना। 2003 के अंदर की चोलास डिफीटेड पांड्यास एंड चेरास, ये सही है सर, ठीक है। चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये भी सही है सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बोथ 1 एंड 2 आपको देखने को मिलता रहेगा, राइट। ओके, अर्ली मिडिवल एरा के ऊपर इन्होंने अपना दबदबा एस्टेब्लिश किया एंड कॉन्कर्ड सम ऑफ द एरियाज, यस ऑब्वियस है सर, ठीक है ना। तो इस तरह की भी कहानी आपको चोलास के अंदर से देखने को मिलती रहेगी। आपके लिए एक छोटी सी मैं क्विज छोड़ के जा रहा हूँ सर, ठीक है। क्विज का विषय यह है दोस्तों कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम विजिट किया सर, ठीक है, पर उन्होंने बृहदेश्वर क्यों नहीं विजिट किया सर। और भारतीय इतिहास में, खास करके तमिलनाडु के भी इतिहास के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी कि जो भी राजा लोग होते हैं, या मतलब जो रूलर लोग होंगे आज के पॉलिटिक्स में भी सर, ठीक है, वो गंगाईकोंडा चोलापुरम विजिट करेंगे पर बृहदेश्वर नहीं करते। और जिन जिन लोगों ने बृहदेश्वर विजिट किया है, उनकी राजकीय, मतलब एक तरह से देखोगे जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है, ऐसा कुछ टाबू मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। तो जरूर से मेरे को बताना कि ये गंगाईकोंडा चोलापुरम तो विजिट करते हैं पर बृहदेश्वर नॉर्मली क्यों अवॉइड किया जाता है, उसके पीछे का रीजंस क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बता देना। बाय द वे, चोला से लेके बाकी सबको, डायनेस्टी को अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो ये 3 डे फ्री ट्रायल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी, जरूर से इसका लाभ उठाइए। और अगर आपको कोड यूज करना है तो ये कोड को यूज करना टू अनलॉक we can say the free day free trial, PN Live is the code, जो आपका गेटवे बनेगा। इस क्लास की PDF के साथ आपको सब कुछ डिटेल में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ वापस मिलूंगा। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।